नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज 9वी हिंदी या हिंदीमध्ये आपण व्याकरण पाहत आहोत. तर व्याकरणाचा पुढचा भाग आपण पाहणार आहोत. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, कबीर हा जो पाठ आहे तो पाठ केवळ यावर्षी करता परीक्षेसाठी धरला जाणार नाहीये. मात्र त्याच वेळी ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची आहे, त्या पाठाखाली असणारं व्याकरण मात्र आपल्याला परीक्षेला असणार आहे आणि ते व्याकरण आता आपण पाहणार आहोत. त्याच्यामध्ये आहे उपसर्ग आणि प्रत्यय. तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, गेले काही तासिकांना आपण व्याकरण पाठाखालचं व्याकरण प्रामुख्याने पाहत आहोत. ते यासाठी की परीक्षेचं स्वरूप बदललेलं आहे. कृतीपत्रिका या स्वरूपामध्ये प्रश्नपत्रिका येते आणि त्यावेळी विचारला जाणारा व्याकरणाचा प्रश्न देखील कृतीपत्रिकेप्रमाणे असू शकतो आणि त्यासाठी पाठाखाली त्या टाईपचे काही प्रश्न दिलेले आहेत आणि त्या प्रश्नांचा सध्या आपण काय करतोय, अभ्यास करतोय. तर त्या कबीर पाठाखाली उपसर्ग आणि प्रत्यय हा व्याकरणाचा भाग तुमचा शिकून झालेला आहे. उपसर्ग म्हणजे एखादा जो मूळ शब्द आहे त्याच्या अगोदर जो प्रत्यय लागून शब्द बनतो त्याला उपसर्ग जोडित शब्द असं म्हणलं जातं आणि एखाद्या शब्दाच्या शेवटी नंतर त्या ठिकाणी एखादा प्रत्यय लागून जो शब्द बनतो त्याला प्रत्यययुक्त शब्द असं म्हटलं जातं. म्हणजे उपसर्ग हा शब्दाच्या आधी येणार आहे आणि प्रत्यय हा शब्दा नंतर येणार आहे. ही गोष्ट नेहमीला मुलांनी लक्षात ठेवायची. बऱ्याचदा याच्यामध्ये मुलांची गल्लत होत असते. उपसर्ग आणि प्रत्यय त्यांना ओळखता येत नाही. तर ती गोष्ट फक्त तुम्ही लक्षात ठेवायची आणि त्या दोन्ही गोष्टी एकत्रितपणे तुम्हाला ओळखता याव्यात किंवा अभ्यासता याव्यात याच्यासाठी खास करून हा प्रश्न बनवलेला आहे. आप सभी को आज की हिंदी की तासिका में हम व्याकरण देख रहे हैं. उस व्याकरण में हम उपसर्ग और प्रत्यय पर किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस बारे में अध्ययन करने वाले हैं. आप लोगों को हमारे किताब में से जो तीसरा पाठ है कबीर, पूरक पठन है ये. इस कबीर का पठन हमें नहीं करना है क्योंकि इस साल के लिए, सिर्फ इस साल के लिए इम्तिहान में इस पाठ पर कोई भी सवाल नहीं पूछे जाने वाला है. लेकिन इस पाठ के नीचे जो व्याकरण का भाग आता है भाषा बिंदु में, वो पूछा जा सकता है और इसी वजह से आज हम यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय पर किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं. ज्यादातर व्याकरण पढ़ते वक्त हम पढ़ते हैं पहले उपसर्ग, बाद में पढ़ते हैं प्रत्यय. लेकिन यहाँ पर जो हम पन्ना नंबर 11 है हमारी किताब का, उस पर जो सवाल पूछा है बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है. एक ही वाक्य में, एक ही शब्द में हमें वहां से सिर्फ उपसर्ग को हटाकर दिखाना है और प्रत्यय को हटाकर दिखाना है. इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों की समझ में उपसर्ग भी आ जाएगा और प्रत्यय भी आ जाएगा. मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया है, एक यहाँ का शब्द लेते हैं हम, लापरवाही. हम अक्सर ये शब्द सुनते हैं लापरवाही, लेकिन इसमें इसका प्रत्यय भी है और उपसर्ग भी है. लेकिन इसमें से मुख्य शब्द कौन सा है, तो परवा करना. परवा आपण मराठीमध्ये सुद्धा हा शब्द म्हणजे काळजी, चिंता करणं या अर्थाने तो शब्द वापरला जातो हिंदीमध्ये. तो परवा ये मूल शब्द है और ला, यहाँ लापरवा ये भी शब्द बन गया है लापरवा. तो ये यहाँ पर उसे उपसर्ग लगाया गया है, लापरवा. और ई ही यहाँ लिखते समय ही लिखते हैं, लेकिन ई प्रत्यय अगर हम परवा को लगता है परवाई, लापरवाई ई लगता है तो क्या हो गया, वो वहां पर क्या जुड़ गया है, प्रत्यय जुड़ गया है. तो इस तरह से यहाँ पर उन्होंने वाक्य दिए हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे और वहां से उपसर्ग और प्रत्यय को हटाकर देखेंगे. तो सबसे पहले पहला वाक्य है, फकड़ाना
लापरवाही और निर्मम। आप सभी को किताब खोलकर पन्ना नंबर 11 खोलना है और वहां पर आप, मैं जो बता रही हूं, अब बस पेंसिल से लिखते जाएंगे तो भी चलेगा और बाद में आप अपनी कॉपी में उसे उतार सकते हैं। पकड़ाना, लापरवाही और निर्मम, और निर्मम। अखड़ता, अखड़ता उनके आत्मविश्वास का परिणाम थी। उनके आत्मविश्वास का परिणाम थी। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर उन्होंने पहला एक वाक्य दिया है, भारत की अलौकिकता सारे विश्व में फैली है। और किस तरह से उन्होंने अलौकिकता इस शब्द के नीचे अंडरलाइन किए है और उसका प्रत्यय और उपसर्ग अलग करके लिखकर हमें दिखाया। मैं यहाँ पर वो उदाहरण सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर शब्द है अलौकिकता, तो उन्होंने उदाहरण के तौर पर उस शब्द का मूल शब्द है लौकिक। अब वहां से उन्होंने उपसर्ग अलौकिक हो गया ये शब्द, तो यहाँ पर ये उपसर्ग है अलौकिक ये, और ता वहां पर क्या लग गया है, प्रत्यय लग गया है। ये ता उन्होंने यहाँ पर लिखा है, मतलब ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। तो ये अलौकिकता शब्द इस तरह से उन्होंने उदाहरण के तौर पर हमारे किताब में ही हमें लिख कर दिया है। अब हम देखेंगे ये भी वाक्य जो मैंने फलक पर लिखा है, इस वाक्य में लापरवाही शब्द को हमें उपसर्ग और प्रत्यय के स्वरूप में लिखना है। और वहां पर उन्होंने इस तरह से, मैंने प्रतिपत्ति का जिक्र किया था आपके सामने, इस तरह से क्या किया है, उपसर्ग और प्रत्यय लिखने के लिए गोल बनाए हैं। तो अब इस शब्द से हमें मूल शब्दों को निकालना है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है, वो है परवाह, ये मूल शब्द हो गया परवाह। अब इसका उपसर्ग कौन सा है, तो वो है ला, लापरवाह। और प्रत्यय कौन सा है, ही लिखा है लेकिन प्रत्यय कौन सा लग गया है, ई प्रत्यय लगकर वो शब्द बोलते समय और लिखते समय हम लापरवाह ही लिखते हैं, लेकिन वास्तव में प्रत्यय है ई। तो इस तरह से आपको आपकी कॉपी में, मैंने अभी आप लोगों को बताया है, आप किताब में पेंसिल से लिख सकते हैं, फिर उसे हटा सकते हैं और फिर बाद में आप अपनी कॉपी में उतार दें। अब दूसरा वाक्य देखेंगे, लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे, क्या क्या लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। तो ये वाक्य है, यहाँ पर हमें लिखना है उपसर्ग, यहाँ पर लिखना है मूल शब्द और यहाँ पर लिखेंगे हम प्रत्यय। और यहाँ इस वाक्य में असफलता शब्द के नीचे अंडरलाइन किया। अब हमें देखना है असफलता, इस प्रत्यय से भी जुड़ा है ये शब्द और उपसर्ग से भी। मूल शब्द कौन सा है, तो सफल। मूल शब्द क्या है, सफल, सफल होना, यशस्वी होना, मराठी का म्हणतो सफल। अब देखो उपसर्ग कौन सा है, अ दिख रहा है यहाँ पर, असफल, और ता क्या है, प्रत्यय है, असफलता। असफलता लिखते समय ऐसे लिखते हैं, लेकिन अ यहाँ पर उपसर्ग है, ता यहाँ पर क्या है, प्रत्यय है। अभी हो सकता है कभी कभार आपको सिर्फ सफल शब्द दिया जाएगा और कहा जाएगा उपसर्ग लगाओ,
तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं असफल। कभी कभार आपको सफल शब्द दिया जाएगा और कहा जाएगा इसे प्रत्यय लगाओ, तो वहां पर आप लिखेंगे सफलता। तो दोनों को, उपसर्ग को और प्रत्यय को हमें एक साथ समझ लेना है, इसलिए इस तरह का भाषा बिंदु में हमें व्याकरण दिया गया है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने दोनों शब्दों को लिखा होगा। हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाक्य है, राजेश अभिमानी लड़का है। राजेश अभिमानी लड़का है। अब इस वाक्य में उन्होंने अभिमानी शब्द के नीचे अंडरलाइन की है। अब यहां से हमें क्या करना है, मूल शब्द पहचानना है, फिर उसका उपसर्ग पहचानना है, फिर उसका प्रत्यय पहचानना है। तो अभिमानी आप उच्चारण करके देखिए, मान शब्द मुख्य शब्द है यहाँ, मान। अब यहां पर अगर हम उपसर्ग यहां से हटाएंगे तो वो कौन सा है, अभी। उपसर्ग कौन सा है, अभी। और उच्चारण को ध्यान से सुनकर, नी, ई प्रत्यय लगा है वहां पर। कौन सा प्रत्यय लगा है, ई, अभिमानी। अगर आपको सिर्फ मान शब्द दिया जाता है और कहा जाएगा उपसर्ग लगाओ, तो आप कैसे लगाएंगे, अभिमानी। और अगर आपको मान शब्द दिया जाता है और आपको प्रत्यय लगाने को बोला जाएगा, तो आप कैसे लिखेंगे, मानी। लेकिन लिखते समय मानी ऐसे लिखेंगे, ये प्रत्यय लगाकर, मान, मानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चौथा वाक्य है, मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। बड़ा लंबा चौड़ा वाक्य है और वहां उन्होंने विचलित को क्या किया है, अंडरलाइन किया है, अधोरेखित किया है। अब हमें क्या करना है, इस विचलित से हमें मुख्य शब्द को पहचानना है, फिर उपसर्ग को पहचानना है और प्रत्यय को भी पहचानना है। तो विचलित इस शब्द में मुख्य शब्द है चल। मुख्य शब्द कौन सा है, चल। अब आप तुरंत उपसर्ग पहचान गए, वो है वी, विचल। वी क्या है, उपसर्ग। अब प्रत्यय विचलित, ध्यान से उसका उच्चारण कीजिए, तो इत प्रत्यय लग गया, विचलित, इत, विचलित। उच्चारण पर व्याकरण में ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो विचलित में चल मुख्य शब्द है, वी उपसर्ग है, तो इत क्या है, प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं। तो कभी कभार आपको सिर्फ शब्द देकर उपसर्ग लगाने को कहा जाएगा, कभी कभार आपको शब्द देकर सिर्फ प्रत्यय लगाने को कहा जाएगा, कभी कभार आपको विचल शब्द दिया जाएगा और यहाँ उपसर्ग पहचानो, ये भी कहा जा सकता है। मानी शब्द दिया जाएगा और कहा जाएगा यहाँ प्रत्यय पहचानो, तो यहाँ पर अगर उपसर्ग पहचानना है तो वी उपसर्ग हो गया, यहाँ पर आपको प्रत्यय पहचानना है तो मानी, ई प्रत्यय हो गया। तो ये भी हमें पहचानने में आना चाहिए, ये भी बात जरूरी है।
और कभी कभार सिर्फ मान शब्द दिया जाएगा और कहा जाएगा इसे प्रत्यय लगाओ, तो आपको मानी शब्द लिखना है। ये भी ध्यान में रखो। आगे बढ़ते हैं। केवल 5वां वाक्य में देख रहे हैं हम। केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी, केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है। केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है। प्रतिद्वंद्वी, तो अब देखो यहाँ पर प्रतिद्वंद्वी इस शब्द को उन्होंने अधोरेखित किया है। उसमें से हमें मुख्य शब्द को पहचानना है, उपसर्गों को पहचानना है और प्रत्यय को पहचानना है। अब द्वंद्ववाद, आप सभी मराठी में भी ये शब्द जानते हैं, तो द्वंद्व ये क्या है? मुख्य शब्द है। द्वंद्व ये मुख्य शब्द है। अब आप तुरंत पहचान गए। प्रति ये क्या है? उपसर्ग है। प्रतिद्वंद्व और प्रतिद्वंद्वी, वी ई क्या है? यहाँ पर प्रत्यय है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से हमने इतने सारे वाक्य देखे हैं, आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय को पहचान चुके होंगे। अंतिम एक वाक्य हम देखेंगे। पूर्णिमा के दिन चांद परिपूर्णता लिए हुए था। पूर्णिमा के दिन चांद परिपूर्णता लिए हुए था। अधोरेखित किया गया शब्द है परिपूर्णता। अब यहाँ पर हमें उसमें से मुख्य शब्दों को पहचानना है। परिपूर्णता, तो पूर्ण ये क्या है? मुख्य शब्द है पूर्ण। अब उपसर्ग आप झट से पहचान गए होंगे, परिपूर्ण, और ता क्या है? प्रत्यय है। तो इस तरह से हमने पन्ना नंबर 11 पर जो व्याकरण का अंश भाषा बिंदु में दिया है, जहां पर हमें प्रत्यय और उपसर्ग को पहचानना है और कृति पत्रिका के रूप में लिखना है। तो इस प्रश्न के बारे में हमने इस पाठ में क्या की है? जानकारी प्राप्त की है। अब हम चलते हैं अगली पाठ के भाषा बिंदु की तरफ। पाठ क्रमांक 4 किताबें, और उस किताबें पाठ के नीचे हमें शब्द युग्म दिया गया है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। अब देखो, आप लोगों ने उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, आपको ये पूरा व्याकरण पढ़ाया गया है। हम सिर्फ उसकी रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि अब मैं शब्द युग्म जो बताने जा रही हूँ, तो ये शब्द युग्म भी आपने पढ़ा है। तो आप लोग जानते हैं शब्द युग्म किसे किसे कहते हैं। शब्द युग्म एक ही शब्द दो बार आता है या एक ही शब्द जैसा दूसरा शब्दों से जोड़कर एक साथ आता है। मैं आप लोगों को व्याकरण की परिभाषा नहीं बता रही हूँ, जैसे कि घर घर या फिर उधड़े उधड़े, भला बुरा, इस तरह के शब्द होते, दोनों का मतलब एक ही होता है, या एक ही शब्द दो बार आता है। तो दो बार घर घर का मतलब हर घर, लेकिन कहते हैं हर घर नहीं कहा जाता, घर घर कहा जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द युग्म कहते हैं। आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ा है, हम सिर्फ उसकी क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको निकालना है पन्ना नंबर 14। वहां पर भी आप, मैं जो बता रही हूँ, आप पेंसिल से लिख सकते हैं और फिर व्याकरण के विभाग में आपको कापियों में उसे उतारना है। तो शब्द युग्म में उन्होंने कहा है, शब्द युग्म पूरे करते हुए शब्द युग्म पूरे करते हुए
युग्म पूरे करते हुए वाक्यों में प्रयोग करो या वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हमें क्या करना है, शब्द युग्म को पूरा करना है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। इसलिए हर वाक्य के शुरुआत में यहाँ पर एक शब्द दिया जाएगा और जो पूरा करना है उसे हम इस तरह से कृति पत्रिका के स्वरूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने घर दिया है और वहां जिस तरह से शब्द युग्म के हम इस तरह से रेख खींचते हैं उस तरह से यहाँ पर उन्होंने एक रेख दी है और यहाँ पर हमें उसका जो दूसरा शब्द है वो ढूंढना है। तो आप सभी जानते हैं घर का शब्द युग्म है घर, तो यहाँ पर जवाब में लिखेंगे घर। अब इसका हमें क्या करना है, वाक्य लिखना है। तो आप कौन सा भी वाक्य लिख सकते हैं, घर में पढ़ाई हो रही है, या गुरुवर्य राणा साहब सबनीस जी का नाम नारायण गांव के घर में जाना जाता है। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य लिख सकते हैं। गुरुवर्य नाना साहब सबनीस जी का नाम घर जाना जाता है। और दूसरा शब्द युग्म है भला। अब देखो भला लिखा है, उसके सामने रेख खींचकर फिर हमें उसका दूसरा शब्द युग्म जो है शब्द उसे ढूंढना है। तो भला नहीं कभी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, भला बुरा। अब इसका वाक्य बनाना है तो लोग तो भला बुरा कहेंगे ही, मुझे भला बुरा कुछ भी कहो मैं सुन लूंगा। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य यहाँ पर लिखेंगे। लोग तो भला बुरा कहेंगे ही। लोग तो भला बुरा कहेंगे। अब तीसरे वाक्य की तरफ चलते हैं, प्रचार। तो हम कभी प्रचार नहीं शब्द युग्म कहते हैं। प्रचार उसका जोड़ी वाला शब्द है प्रसार। प्रचार प्रसार। अब प्रचार प्रसार तो चुनाव से संबंधित होता है या अन्य बातों से भी होता है जुड़ा हुआ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चुनाव प्रचार प्रसार पर चलते हैं। चुनाव प्रचार प्रसार पर चलते हैं। अब मैं आप लोगों को ये लिखने के लिए कुछ समय दे रही हूँ। आपको आप पन्ना नंबर 14 पर वहां किताब में भी जगह दी है, आप चाहे तो किताब में अभी लिख लीजिए और बाद में आप लोगों को उसे कापियों में उतारना है, इतना जरूर ध्यान रखिए। और कुछ वाक्य देखेंगे हम। आपने लिख लिया होगा यार, नहीं तो वीडियो को पॉज करके भी आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं। भूख, आगे का शब्द दिया है उन्होंने भूख, और शब्द युग्म में उसकी जोड़ी वाला शब्द है। शब्द युग्म दो जोड़ी वाले शब्द उसे भी हम कहते हैं। तो ये भूख नहीं कहते, क्या कहते, भूख प्यास, जोड़कर ही शब्द आते हैं, भूख प्यास। अब इस शब्द युग्म की दो शब्दों का, इस शब्द जोड़ी का हमें वाक्य में क्या करना है, उपयोग करना है।
तो काम करते समय मुझे भूख प्यास नहीं लगती, हर आदमी को भूख प्यास लगती है। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हैं, वाक्य लिख सकते हैं। काम करते समय आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पढ़ाई करते समय मुझे भूख प्यास नहीं लगती। काम करते समय मुझे भूख प्यास नहीं लगती। काम करते समय मुझे भूख प्यास नहीं लगती। अब आगे का शब्द है भोला। भोला ये शब्द दिया है और इसका शब्द युग्म में ढूंढना। युग्म का मतलब ही जोड़ी है, जो दो जोड़ी वाले शब्द और साथ में ही आते हैं और वाक्य में उसका प्रयोग होता है। तो भोला उसका जोड़ी का शब्द है भाला, भोला भाला। तो आप यहाँ पर किसी भी लड़के का लड़की का नाम लिख कर सकते हैं कि राम भोला भाला लड़का है, अनीता भोली भाली लड़की है। इस तरह का वाक्य आप लिख सकते हैं। या मेरी माँ भोली भाली है, ऐसा भी लिख सकते हैं। राम भोला भाला लड़का है। राम भोला भाला लड़का है। तो इस तरह से हमें हर पाठ के नीचे भाषा बिंदु में जो व्याकरण दिया गया है उसकी तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि यही व्याकरण जो हम पढ़ रहे हैं उसे इम्तिहान में किस तरह से पूछा जाता है उसका स्वरूप वहां पर दिया गया है। तो हर पाठ के नीचे भाषा बिंदु के अंदर जो भी व्याकरण दिया है उसे हमें क्या करना है, पढ़ाना है, पढ़ना है और लिख कर रखना है। हम एक बार इस तरह से सभी व्याकरण को हमारी कॉपी में लिख जाएंगे तो हमारा सराव हो जाएगा। तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे, सराव केल्याने आपल्याला काय होतं, जास्त लक्षात राहतं। व्याकरण हे थोडक्यात गणितासारखं वगैरे असतं। तुम्ही जितकी जास्त वाक्य सोडवाल तितकं ते व्याकरण तुम्हाला नीट लक्षात राहील। आपण आजच्या तासाला उपसर्ग आणि प्रत्यय त्याच्यावर किती वेगवेगळे प्रश्न विचारले जाऊ शकतात हेही मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे। आणि शब्द युग्मचा वाक्यात उपयोग कसा करायचा, युग्म म्हणजे जोडी, एक शब्द दिला असता त्याची जोडी ओळखायची आणि त्याच्याबरोबर काय करायचं, आपल्याला त्याचा वाक्यात उपयोग करायचा। ह्या दोन्ही व्याकरणाचा आपण काय केलेला आहे, अभ्यास केलेला आहे। आता मुलांनो, पुढच्या आठवड्यामध्ये आपण काय करणार आहोत, आतापर्यंत शिकवून झालेल्या संपूर्ण भागावरती प्रथम सत्रासाठी असलेले संपूर्ण पाठ शिकवून झालेले आहेत, संपूर्ण व्याकरण शिकवून झालेलं आहे, उपयोजन विभाग शिकवून झालेला आहे, पत्रलेखन, कहाणी लेखन, सारांश लेखन, भाषांतर सगळं पूर्ण झालेलं आहे आपल्या जवळजवळ। आपण द्वितीय सत्राचा अभ्यासक्रम सुरू करण्या अगोदर काही सराव टेस्ट घेणार आहोत। 10 ऑनलाईन टेस्ट होतील, 10 ऑफलाईन टेस्ट होतील। मी यानंतर त्याचा व्हिडिओ टाकते, तो पण आज पाहायचा आहे आणि तो व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या पालकांनाही दाखवायचा आहे आणि कशा प्रकारे त्याचा चार्ट बनवून ठेवायचा आहे, त्याच्या पुढे पालकांची सही घ्यायची ते मी तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये सांगते। तो व्हिडिओ तुम्ही तेवढाच फक्त व्हिडिओ तुमच्या पालकांना देखील सांगायचा आहे, ठीक आहे। तुम्हाला आजचा पाठ समजला असेल, नसेल समजला तर आजच मला फोन करून लगेच काय करू शकता, तुम्ही विचारू शकता। थँक्यू।